मेरी शादी मोहल्ले के बहुत ही हसीन आदमी से हो गई थी। मैं बहुत खुश थी, पर शादी की पहली रात जब शौहर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में एक गठरी थी। शौहर ने कहा, कमरे की लाइट नहीं जलाना वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। थोड़ी देर के बाद से कमरे में आवाज़ें आने लगी। मेरा नाम आयमा है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। मेरी माँ हमारे खानदान की सबसे हसीन औरत थी, इतनी हसीन कि 40 की उम्र में भी लोग उनके हुस्न के गर्विदा थे। सब कहते कि आयमा की माँ बहुत खूबसूरत है, पर मेरे बाबा एक निहायत ही वाजिबी शक्ल के आदमी थे और उसके साथ ये कि वो बहुत ही गुस्से वाले थे। उन्होंने मेरी माँ को सारी जिंदगी पाबंदियों में रखा, उनको चैन का सांस नहीं लेने दिया। मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद थी, मगर मैं अपनी माँ जैसी हसीन बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी माँ कहा करती कि जो शक्ल सूरत के अच्छे होते हैं वो दिल के भी अच्छे होते हैं, और जो लोग शक्ल सूरत के अच्छे नहीं वो दिल के भी काले निकलते हैं। ये मेरी माँ की जिंदगी का तजुर्बा था और वो इस तजुर्बे पर बेज़िद थी। मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन माँ ने दूसरी शादी नहीं की। सारी जिंदगी उन्होंने मेरे नाम कर दी। वक्त के साथ साथ मैं जवान होने लगी तो मेरी भी शादी की उम्र हो गई। मेरी माँ मेरी शादी मेरे बाबा के खानदान में नहीं करवाना चाहती थी। माँ कहती थी कि मैं तुम्हारी शादी एक बहुत ही हसीन मर्द से करवाऊंगी, क्योंकि एक बदसूरत आदमी से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मगर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं हमेशा उनसे कहती कि कोई हसीन आदमी मुझे क्यों पसंद करेगा, मैं तो एक आम सी शक्ल सूरत की लड़की हूँ। और हो भी यही रहा था। अगर मेरे लिए कोई रिश्ता आता तो मेरी माँ उस रिश्ते को ठुकरा देती। मेरा दिल तो तब दुखा जब मेरे लिए 40 से ऊपर के लोगों के रिश्ते आने लगे, जिनकी शक्ल सूरत ऐसी थी जैसे वो मेरे बाप की उम्र के हों। मेरी माँ भी इस बात से बहुत परेशान थी। मेरे मोहल्ले में एक सुगरा नामी औरत रहती थी जिसका एक ही बेटा था और वो निहायत ही हसीन था। मेरी माँ चाहती थी कि उस लड़के से मेरी शादी हो जाए, मगर मेरी माँ ने कभी इस मामले में सुगरा आंटी से बात नहीं की, क्योंकि वो जानती थी शायद वो अपने हसीन बेटे के लिए कोई हसीन लड़की तलाश कर रहे हों। एक दिन ये खबर सुनकर हम दोनों माँ बेटी हैरान रह गए कि आंटी ने मेरी अम्मी को बातों बातों में इशारा किया कि उनको कोई सीधी सादी आम शक्ल सूरत की लड़की चाहिए, जैसा कि तुम्हारी बेटी। यानी उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया था। मैं हैरान ही रह गई कि मेरी माँ की खुशी का ठिकाना ना था। बातों बातों में बात आगे बढ़ने लगी। मेरा हसन नामी लड़के से रिश्ता पक्का हो गया। उसको उसकी माँ ने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। वो उसे घर में कहीं जाने भी न देती थी, जबकि जवान बेटे के होते हुए घर का हर सौदा सल्फ खुद लेकर आती। कोई चीज खराब हो जाती तो उसे भी खुद ठीक करवाने जा रही होती थी। एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि मुझे ये लड़का नहीं लड़की लगता है। मेरी माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया और कहने लगी, ठीक है, फिर मैं तेरी शादी किसी बड़े पेट वाले 40 साल आदमी से कर देती हूँ, तब तो खुश रहेगी। जवान जहान हसीन शौहर मिल रहा है तो अभी से ही इसमें कीड़े निकाल रही है। आखिर तू चाहती क्या है? क्या तुम मेरी तरह की जिंदगी जीना चाहती हो? मैंने अम्मा को हैरान होकर सवाल किया कि क्या तू अब्बा से इतना तंग थी? हाँ, मैं तेरे अब्बा से बहुत तंग थी। सारी जिंदगी मैंने लोगों की बातें सुनी। तू जानती है, मुझे लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि इतनी प्यारी लड़की को ऐसा बदसूरत शौहर दिलाया है, इसके माँ बाप ने लगता है कि लड़की में कोई नुक्स है। मेरी खूबसूरती को भी उन्होंने मेरा गुनाह बना दिया, सिर्फ इसलिए कि तेरा बाप एक बदसूरत आदमी था। मैं जो तेरे लिए कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। चुपचाप जैसा कहती हूँ वैसा करती जा। तेरी शादी इसी हसन नामी लड़के से होगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी माँ आखिर क्यों अपनी जिद में इस कदर पागल हो गई थी कि इतनी मोटी मोटी बातों को भी नजरअंदाज कर रही थी कि वो लड़का इतना खूबसूरत था तो उसकी माँ उसकी शादी उसी के जैसी किसी खूबसूरत लड़की से क्यों नहीं करवा रही। इसके अलावा वो लोग काफी अमीर भी थे, जबकि हम उनके मुकाबले में बहुत गरीब थे। क्या उस हसीन और अमीर माँ बाप के इकलौते बेटे के लिए लड़कियों की कमी हो सकती थी, या उसके खानदान में कोई भी लड़की नहीं थी जिससे वो शादी कर सकता? सच तो ये है कि जब मैंने हसन को देखा तो मुझे भी वो अच्छा लगा। मेरा दिल दिमाग से सारे सवाल पीछे हट गए। मैं सोचने लगी कि जब किस्मत खुद ही मुझ पर मेहरबान हो रही है तो मैं क्यों दरवाजा बंद कर रही हूँ उस रिश्ते के लिए। मैं मान गई। करते कराते बात निकाह तक पहुंच गई। हसन की माँ ने कहा कि उसकी तरफ से ज्यादा लोग नहीं होंगे क्योंकि उसके ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात खराब हैं। उनके ननियाल वाले अब जिंदा नहीं हैं। मेरी अम्मी भी अपने ससुराल वालों को बुलाने के हक में नहीं थी। हमारी शादी भी सादगी से हुई। शादी के बाद जब हसन मेरे साथ आकर बैठे, हमारी कुछ तस्वीरें बनने लगी तो मैंने नोट किया कि वो मुझसे कुछ हट कर बैठे थे। उसने ना तो मुझसे कोई बात पूछी, ना ही मुझे सलाम किया। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैं आम शक्लो सूरत की लड़की सही, पर दुल्हन बनकर तो हर लड़की के चेहरे पर नूर आ जाता है।
मैं इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी कि वो मुझे एक नजर भी ना देखा। आखिर को मैं उसकी बीवी बन चुकी थी। खैर, तो मैं हसन के घर आ गई। मेरी सास ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया, मुझसे 2-4 बातें की और कहा कि वो बहुत थक गई हैं। वो मेरे कमरे से जाने लगी, पर जाते जाते वापस आई और मुझे एक बात कही। कहने लगी, आज से ये तुम्हारा घर है, इस घर की इज्जत तुम्हारी इज्जत है। ऐसी कोई हरकत ना करना जिसकी वजह से इस घर की इज्जत खराब हो, और ऐसी कोई बात भी किसी को ना बताना जिसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता खराब हो। मुझे उनकी ये नसीहत समझ में नहीं आई। वो वहां से चली तो गई। मैं अपने खूबसूरत दुल्हे का इंतजार करने लगी। मैं यही सोच रही थी कि वो अपनी माँ का बहुत लाडला बेटा है, इसलिए शायद सबके सामने शर्मा रहा था। लेकिन अब मुझसे वो अकेले में मिलेगा तो मुझसे बातें करेगा। हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते होंगे। हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हुए अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। आज मेरे दिल से मेरी माँ के लिए दुआ निकल रही थी कि जो जुल्म मेरी माँ पर किस्मत और मेरी माँ के रिश्तेदारों ने किया, वो जुल्म उसने मुझ पर नहीं होने दिया। मेरा शौहर भी एक हसीन आदमी था। मैं एक अच्छे खाते पीते घर की बहू थी, जिस पर ना तो किसी नंद भाभी का चक्कर था, ना ही ज्यादा लोग थे। मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत मालूम हो रही थी। मैं बेहद खुश थी, लेकिन मेरी सारी खुशी हवा हो गई जब मेरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। हसन कमरे में 2 घंटे बाद आया। उसको कमरे के दरवाजे में खड़ा देखकर मेरी तो जैसे रूह फना हो गई। उसके पास एक बहुत बड़ी गठरी थी, तकरीबन उसके कद जितनी, जिसको उसने अपने कंधे पर उठा रखा था। वो आते ही कमरे में लेट गया और आकर बेड की लाइट ऑफ की और मुझे कहने लगा, और मुझे लगा कि वो कोई बात तो करेगा, पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने उसे पुकारा, हसन, आपकी तबीयत तो ठीक है? कहने लगा, चुपचाप सो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा, ठीक है, आप जरूर थक गए होंगे, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। उसने कहा, तुम चाहे कपड़े बदलो या जो मर्जी करो, लेकिन खबरदार इस कमरे की लाइट ऑन नहीं करना। मुझे लगा वो वाकई बहुत थक गया है, इतना कि अब उसको रोशनी से भी कोफ्त हो रही है। मैं कपड़े बदलकर सो गई। अगला दिन मेरी रस्मों और मेहमानों में गुजर गया, लेकिन रात को फिर मैंने ये मंजर देखा। जब मेरा शौहर हसन कमरे में आता, उसके हाथ में गठरी होती और वो कहता कि कमरे की लाइट ऑन नहीं करनी। 2-4 दिन तो मैंने ऑन नहीं की और बर्दाश्त किया। एक दिन मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की और कहा कि आपकी शादी मुझसे जबरदस्ती हुई है या आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है? आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? वो एक अजीब इंसान था, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। उसने लाइट ऑन करने से मुझे मना किया और कहा कि अगर तुमने लाइट ऑन की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरे कदमों तले से तो गोया जमीन ही निकल गई। शादी को 4 दिन नहीं हुए और मेरा शौहर मुझे तलाक देने की धमकी दे रहा है, वो भी सूरत हाल में कि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मैं रो रही थी। अचानक मैंने अपने आंसू साफ कर लिए, लेकिन मेरे कानों ने कुछ सुना। वो किसी लड़की की सिसकियों से रोने की आवाज थी। मैं हैरान परेशान रह गई। मैं तो रो नहीं रही थी, फिर ये कौन है जिसकी आवाज मेरे कमरे से आ रही है? वो आवाजें मेरे बहुत करीब से आ रही थी। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, मगर आवाज बहुत साफ थी। कोई लड़की बहुत दर्द भरे अंदाज में रो रही थी। मुझे आंसू साफ करने की आवाज, सांस खींचने की आवाज और रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कमरे की लाइट ऑन करना चाहिए तो हसन ने कहा कि अगर कमरे की लाइट तुमने ऑन की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर लाइट ऑन कर देती। मैं उससे तलाक नहीं लेना चाहती थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। हसन ने ना मेरी तरफ देखा, ना मुझसे बात की। सारा दिन घर से बाहर रहता और रात को घर वापस आता। कमरे में आते ही वो लाइट ऑफ कर देता और थोड़ी देर बाद ही कमरे में किसी के रोने की आवाजें गूंजना शुरू हो जाती। समझ में नहीं आता था कि मैं किससे बात करूं, किसको बताऊं। मेरी सास भी मुझसे नजरें चुराती थी। जब से मेरी शादी हुई थी वो घर पे कम ही रहती। कभी इधर उधर जा रही होती थी, कभी कहती कि किसी रिश्तेदार के घर जा रही हूँ, और कभी कहती कि मोहल्ले में किसी के यहाँ जा रही हूँ। मुझे कहती कि अब चूंकि तुम आ गई हो तो घर तुमने ही संभालना है, मैंने तो अब कोई काम नहीं करना। मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाऊंगी। मुझे ये दोनों माँ बेटा बहुत ही अजीब लग रहे थे। सोचा ये बात अपनी माँ से करूं, मगर मेरी माँ से अगर मैं ये बात करती तो वो मुझे डांट ही देती, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं हुई। शायद हसन ने मुझे अब तक कबूल नहीं किया था। एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि घर को अच्छी तरह साफ करना, तो मैंने सारे घर की सफाई की और सफाई करते हुए मैं घर में बने एक खाने में चली गई। ये कोई रिवायती तय खाना नहीं था, बस एक छोटे कमरे जैसा था, जैसे कुछ फालतू सामान पड़ा था। मैं उस जगह की सफाई कर रही थी जब मेरी आंखों ने कुछ देखा। वहाँ एक डब्बा रखा था जिस पर लिखा था हुस्ना। मैं आगे बढ़ी और उस डब्बे को देखने लगी। जैसे ही मैंने डब्बे के अंदर झांक कर देखा, मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। उस डब्बे में इस कदर खूबसूरत चीजें पड़ी थी, कोई भी लड़की उन चीजों को देखकर उन पर फिदा हो जाती। खूबसूरत कपड़े, चूड़ियां, जेवरात और जूते। ये किसी 14 से 16 साल की लड़की का सामान लगता था। इतने हसीन जोड़े जैसे किसी ने बहुत प्यार से लिए हों, और बहुत महंगे वाले। मैं सोचने लगी कि ये सामान किसका है। हुस्ना नाम की तो कोई लड़की मेरे सास के घर में नहीं, ना ही कोई रिश्तेदार है।
मेरी सास का नाम भी सायमा था। वैसे भी ये मेरी सास के दौर का सामान नहीं था, ये तो कोई 6 से 7 साल पुरानी चीजें लग रही थी। मैंने डब्बे में से एक आछी गुलाबी रंग का खूबसूरत जोड़ा निकाला और चूड़ियां भी। रात को मेरी सास जल्दी सो गई। मैं इस जोड़े को पहनकर खूब अच्छी तरह तैयार हो गई। मैं जानती थी कि आज मैं बहुत हसीन लग रही हूँ। सोच रही थी कि आज तो हसन मुझसे नजरें नहीं हटा पाएंगे, और यही हुआ। हसन जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसके पास आज भी वही गठरी थी। मुझे देखते ही उसके हाथ से वो गठरी गिर गई और वो हद दर्जा हैरान नजर आने लगा। मैं बेहद खुश नजर आ रही थी। मैं जानती थी आज हसन ने मुझे नोट कर लिया है और वो मुसलसल मुझे देख रहा था। मेरी तरफ बढ़ने लगा तो मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। साथ ही अपनी अक्ल पर मातम भी करने लगी कि ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। मर्दों को खूबसूरत औरतें ही अच्छी लगती हैं। मैं बेशक आम शक्ल सूरत की सही, मगर खुद को सजाकर इतना काबिल कबूल तो बना सकती थी कि मेरा शौहर कम से कम मेरी तरफ देखता, मुझसे बात करता। आखिर हर औरत यही तो चाहती है। आज मैं बहुत खुश थी, लेकिन अचानक मेरी खुशी को नजर लग गई। जैसे ही हसन मेरे पास आया, उसने मुझसे कोई बात करने के बजाय सख्ती से पूछा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये कपड़े पहनने की? कि तुम्हें मिले कहाँ से? किससे पूछ कर तुमने इनको हाथ लगाया? इतनी हिम्मत आ गई है तुम्हें कि इन कपड़ों को पहनकर मेरे सामने खड़ी हंस रही हो? मेरी नजरों से दूर चली जाओ, नए कपड़े बदल कर आओ, मैं दोबारा तुम्हें इन कपड़ों में न देखूं, और उस डब्बे में से निकाली हुई किसी चीज में भी तुमको मलबूस ना देखूं। अगर मैंने ऐसा देख लिया तो खुदा की कसम तुम्हारा वो हाल करूंगा कि अपनी शक्ल की पहचान नहीं कर पाओगी। समझी तुम? खुद को समझती क्या हो? क्या लगता है कि बहुत खूबसूरत हो? तुम चली जाओ यहाँ से। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से निकाल दिया, और जब मैं रोते रोते कमरे से निकली तो मेरी नजर मेरी सास पर पड़ी। उनको देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं उनके करीब रोते हुए गई और उनको सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मेरी शादी को 1 माह होने वाला है। मेरा शौहर मेरी तरफ देखता भी नहीं, और कमरे में आता भी है तो उसके हाथ में कोई गठरी होती है और कमरे से किसी लड़की की सिसकियों की आवाज आने लगती है। मैंने ये सब बर्दाश्त किया, चुपचाप सुनती रही, सोचती रही कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज तो हद हो गई है। अम्मी, अगर आपके बेटे को मैं पसंद नहीं थी तो आप उसकी शादी वहां करवा देती जहां उसकी मर्जी थी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना होती। मेरी सास ने मेरे आंसू साफ किए, मुझे गले से लगाया और कहा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं हसन से बात करूंगी। मैंने मेरी सास को साफ साफ बता दिया कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं हसन के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, इस घर में रहना चाहती हूँ। मेरी सास ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। जब लड़कियों की शादी होती है ना तो वो भी कभी कभार परेशान हो जाती हैं, नए माहौल को कबूल नहीं कर पाती। मर्द भी तो इंसान होते हैं ना, वो भी कभी कभी एक नए इंसान को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा वक्त लेते हैं। तुम उसकी बीवी हो, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, उसको थोड़ा वक्त दो। और मैं भी उसको समझाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये बात अपनी माँ से या किसी और से नहीं करना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे मसले का हल निकालूंगी। मुझे मेरी सास की बातों से तसल्ली मिली, मगर मैंने नोट किया कि मेरी सास मुझसे भी ज्यादा परेशान लग रही थी। वैसे तो वो कह रही थी कि ये छोटी सी बात है, ठीक हो जाएगी, लेकिन दरअसल वो मुझसे ज्यादा घबराई हुई थी। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि बाजार से अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें ले आओ। मैं बाजार तो चली गई, मगर आधे रास्ते से ही पलट आई क्योंकि मेरा दिल नहीं लग रहा था। मगर जब मैं घर आई तो मेरे कानों ने जो सुना, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी सास मेरे और हसन के कमरे में थी और किसी लड़की से बात कर रही थी जो बुरी तरह रो रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे कमरे में ये लड़की कौन है। हसन हर वक्त घर नहीं होता। मेरी सास किससे लड़ रही है? मैं दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातों को गौर से सुनने लगी। जब मैंने उनकी बातों पर गौर किया तो मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। मैंने तेरी शादी करवाई, अच्छी भली मासूम लड़की है, और तू ये सब कुछ कर रहा है। तू क्या चाहता है कि ये जमाना तुझ पर और मुझ पर थूके? अरे वो लड़की इतनी भी मासूम नहीं है, कोई भी इतना मासूम नहीं होता। उसको अगर सब पता चल गया तो ये बात सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। क्यों तो मेरी जिंदगी भर की मेहनत को बर्बाद करना चाहता है? मैं क्या करूं? मेरा भी तो दिल है जो नहीं मान रहा। उस लड़की को यहाँ से भेज दे अम्मा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। अब तो मुझसे नहीं रहा गया। मैं सोचने लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने एक झटके से कमरे का दरवाजा खोल दिया और सामने का मंजर देखकर गोया मेरी रूह फना हो गई। मेरी सास मुझे अचानक वहां देखकर पूरी तरह डर गई। वो मेरी तरफ बढ़ी, पर मैं किसी और को फटी फटी आंखों से देख रही थी। मेरी सास ने कहा, बेटी तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। देखो मैं तुम्हें सारी बात समझाती हूँ, ये मजाक कर रहा है। मैंने सास की बातों को गौर से सुना ही नहीं। कमरे में कौन था और वहां क्या बात हो रही थी मैं समझ चुकी थी। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं वहां से उल्टे कदमों भाग गई और शहर की तरफ चली गई। सड़कों पर फिरती रही और सारी तस्वीर मेरी आंखों के सामने साफ हो चुकी थी। इस कमरे में कोई लड़की नहीं बल्कि मेरा ही शौहर था, और मेरा शौहर एक ख्वाजा सरा था।
उस डब्बे पर नाम लिखा था हुस्ना, जो कि हसन का ही नाम था। हसन ही रात को गठरी में अपनी जवानी की वो सारी चीजें डालकर लाया करता था जिनको वो किसी और को नहीं देना चाहता था। जो उसकी यादें थीं, वो सब सामान जो दिन भर उस डब्बे में पड़ा रहता, रात को हसन उस सामान को अपने पास रखकर सोता और अपनी किस्मत पर रोता कि उसकी शादी एक लड़की से करवा दी गई है। वो दिन में घर से गायब रहता और रात में आकर सो जाता। मुझे इस पर गौर करने का वक्त ही नहीं मिला। मेरा शौहर ख्वाजा सा रहा था, वो भी जिसको ये यकीन था कि उसके अंदर एक मर्द नहीं बल्कि एक औरत की रूह है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं शाम तक सड़कों पर फिरती रही। शाम को मैं वापस आई तो मेरी सास घर के लॉन में बैठी थी। मैं किसी बेजान रूह की तरह अपने कमरे में आ गई। मेरी सास वहां आई और आकर मेरे सामने बैठ गई और फिर मुझे वो बात बताई। मेरी शादी के 8 साल बाद अल्लाह ने मुझे औलाद दी थी। हम सब बहुत खुश थे कि हमारे घर बहुत खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है, पर दाई ने मुझे पहले ही दिन बता दिया कि ये बेटा नहीं है। मैं खामोश रही, पर यह राज कब तक राज रहता। हाँ, मेरे शौहर ने मुझे इसलिए छोड़ दिया कि उसकी बदनामी ना हो। मैं हसन को सारी जिंदगी जमाने से छुपाती रही, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा गुनहगार हसन नहीं, मैं हूँ। मैं खुद गर्ज माँ हूँ जिसने अपने बेटे को उस जमाने से बचाने के लिए किसी की बेटी की जिंदगी दाव पर लगा दी। पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें इस सब से निकलवाऊंगी। मैं तो पहले ही दुखों की मारी हुई हूँ। ये ना हो कि मुझे तुम्हारी भी बद्दुआ लग जाए। मुझे माफ कर देना। मैंने उनको तसल्ली दी। मेरी सास ने हसन से मेरी तलाक करवा दी। मेरी माँ को भी सब बता दिया। उसने मेरी माँ से भी माफी मांगी। मेरी सास और हसन वो इलाका छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चले गए थे। मेरी माँ ने मुझसे माफी मांगी कि उसने जल्दबाजी में आकर मेरी शादी करवा दी थी। अब मेरी माँ ने मेरी शादी का जिक्र करना छोड़ दिया है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। सोचती हूँ कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, अपनी जिंदगी खुद बनाऊँ। हसन से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है कि वो जो कुछ कर रहा था वो उसके बस में नहीं था। वो जहाँ भी है मैं उसके लिए दुआ करूँगी, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए।